मेरी कहानी शुरू होती है साउथ कश्मीर, कुलगाम के एक इलाके से, जहाँ एक बहुत ही अमीर तरीन फैमिली थी, जिनको हम कह सकते हैं मलिक फैमिली। ये मलिक फैमिली 90s में जब मेरे माँ-बाप की शादी हुई और फिर मैं पैदा हुआ, उसके बाद एक दौर चल रहा था, जिसको टेररिज़्म कहा जाता है। टेररिज़्म अपने पीक पे था और कश्मीर के कई इलाकों में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। और मेरे माँ-बाप जिस तरह हर किसी बच्चे के माँ-बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर उनका नाम रोशन करे, पूरे इलाके का, पूरी कंट्री का नाम रोशन करे, उसी तरह मेरे माँ-बाप का भी ऐसा ही कुछ सपना था। मगर इस अंधकार में वो सपना कैसे संभव हो, वो पॉसिबल हो, कामयाब हो, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। शुरुआत के तौर पर उन्होंने अपने इस बच्चे को स्कूल में एडमिट भी करवाया। मगर देखते ही देखते रात के अंधेरों में कुछ टेररिस्ट ने, कुछ बुरे लोगों ने उस लाइट को, जिसको स्कूल कहा जाता है, उस लाइट को आग लगा दी, उस स्कूल को आग लगा दी। अब ये बच्चा जाए तो कहाँ जाए? एक छोटा-सा बच्चा जो खेलने-कूदने के लिए स्कूल जाता था, अचानक से उसका स्कूल जला होगा, अगले दिन वो कहाँ जाएगा? वो बच्चा शायद उतना ना सोच पा रहा हो, मगर उसके माँ-बाप ज़रूर सोच पा रहे थे। कहीं न कहीं उनकी तमाम आकांक्षाएँ डूब रही थी, उनके तमाम सपने डूब रहे थे और इन परेशानियों से बाहर आने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कोशिशें और की उन्होंने, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, मगर सब कोशिशें टूटती हुई नज़र आई। और इसी बीच एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया कि हमारा ये बच्चा किसी ऐसी जगह पढ़े, जहाँ उसकी ज़िंदगी सेफ़ रहे, जहाँ उसका फ्यूचर सेफ़ रहे। तो दिल पर पत्थर रख कर इस बच्चे को जम्मू के एक इलाके में पढ़ने को, समझने को, सीखने को भेज दिया। बेशक माँ-बाप भी साथ आए, बेशक पूरी फ़ैमिली साथ आई, मगर इस नई जगह में ना तो कोई रोज़गार था, ना तो कोई बिज़नेस था और ना ही कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम था। मुझे आज भी याद है, रात के अंधेरे में इस छोटे से बच्चे की जब आँख खुलती थी, रात के 2 बजे के वक़्त में नज़र आता था कि उसके पिता फ़ैन से उसको हवा कर रहे हैं, क्योंकि छत पर फ़ैन तक लगाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। तो ऐसी सिचुएशन में ये बच्चा बड़ा हो रहा है। एक तरफ एक उम्मीद है कि टेररिज़्म से बचा लिया, एक तरफ एक उम्मीद है कि शायद ये एक अच्छे स्कूल में जाएगा। मगर उन उम्मीदों को भी धक्का लगता था जब माँ-बाप बाहर निकलते थे और पड़ोस में जो बड़े अमीर तरीन शख्स रहते थे उन दिनों, उनके बच्चे कभी अंग्रेज़ी में, कभी एक लैंग्वेज में, कभी दूसरी लैंग्वेज में, कभी पियानो सीखते हुए, कभी कुछ और सीखते हुए। ये चीज़ें देखकर उनका दिल कहीं न कहीं टूटता था। एक दिन पिताजी ने सामने आकर बोला कि, "बेटा, मैं चाहता हूँ तुम इनसे भी अच्छी अंग्रेज़ी बोलो।" और महराज जो बड़ा हो रहा था, वो बड़ा चैलेंजिंग बंदा था, उसको चैलेंज लेना बहुत पसंद था। तो उसने अपने आप से वादा किया कि इससे भी अच्छी अंग्रेज़ी बोल कर दिखाऊँगा। लोगों के घर में अक्सर बड़े-बड़े टीवी हुआ करते थे, हमारे यहाँ कुछ सालों में एक छोटा-सा टीवी आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और उस टीवी में अक्सर बच्चों को जो पसंद होता था रेसलिंग शो, वो महराज भी देखा करता था, वो मैं भी देखा करता था। लोग उस शो को एन्जॉयमेंट के लिए देखते थे, मगर मैं उस शो को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए देखा करता था। और फिर जब स्कूल में जाता, हमारे स्कूल में कई डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, तो वक़्त ऐसा आया कि महराज अपने स्कूल का वन ऑफ द बेस्ट डिबेटर्स उभर कर सामने आया। ज़िंदगी चलती रही, महराज स्पोर्ट्स में भी आगे रहा। I became one of the national participants in skating. I became one of the national participants of cross country running. I became a national debater. कभी सोचता था डॉक्टर बनना है, कभी सोचता था इंजीनियर बनना है। हाँ, तो फाइनली द थिंग केम इन कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड की ओर चला गया। एक तरफ लोन लेने को गए थे और लोन इसलिए नहीं मिला था क्योंकि मेरे पास कोई गारंटर नहीं था। एक तरफ वो परेशानी थी, मगर दूसरी तरफ जब यहाँ एडमिशन हो गया ऑन ऑन अ स्कॉलरशिप अमाउंट व्हिच पेड ऑफ माय मोर देन हाफ ऑफ माय फी, सो दैट वाज़ अ वेरी हार्टनिंग मोमेंट फॉर मी। इंजीनियरिंग के सफ़र में मैं शायद वो इकलौता नौजवान था जिसने 4 साल में शायद ही 10 किताबें खरीदी होंगी, क्योंकि हमेशा पैसे बचाने के चक्कर में होता था। तो हमेशा जाकर लाइब्रेरी में पढ़ता था या फिर क्लास में जो टीचर नोट्स लेक्चर दे रहा है उनको उनके नोट्स इस तरह प्रिपेयर करता था कि बुक्स की ज़रूरत ना पड़े। हालाँकि लाइब्रेरी वाज़ ऑलवेज़ देयर एंड आई वाज़ द वन हू वुड कीप ऑन गोइंग टू द लाइब्रेरी एंड कीप ऑन टेकिंग बुक्स ऑन हिज़ नेम
एंड वन ऑफ द गाइज जिसको सबसे ज़्यादा फाइन भी देना पड़ता था, हालांकि फाइन ज़्यादा नहीं होता था, 10 रुपये 5 रुपये, बट द थिंग इज़ चैलेंजिंग टास्क था, चैलेंजिंग जर्नी थी। हॉस्टल में एडमिशन नहीं लिया था, हॉस्टल के बदले बाहर रहता था, क्योंकि हॉस्टल का फ़ी वुड बी 50,000 एंड आउटसाइड यू विल बी एंडिंग अप पेइंग ओनली अबाउट 21-22,000 रफली अ ईयर। तो आई विल समहाउ मैनेज एवरीथिंग। दौर आया प्लेसमेंट्स का, और प्लेसमेंट्स एज यूजुअल they do not judge you based on the total amount of capacities, total amount of talent you have, because the problem is you are not in the IIT, so you will not get that package, and you are in a small college. वहाँ का पैकेज मुश्किल है, और महराज को चाहिए था बड़ा पैकेज, क्योंकि पापा ने कर्जा लेके अभी जो फीस भरा है वो कर्जा भी तो उतारना है। तो मैं कॉलेज प्लेसमेंट्स में गया ही नहीं, रादर आई वेंट ऑन टू दिल्ली, और दिल्ली में जॉब ढूंढना शुरू किया। एक कंपनी में इंटरव्यू, if I am able to get a package which I desired, then I'll join, otherwise I'll not join. तो ये जर्नी चलती रही। सुबह 5 बजे नींद से उठता था, रात को 11 बजे घर पहुंचता था वापस, कई बार दिन में खाना भी नहीं खाता था। तो द जर्नी वेंट ऑन, एंड फाइनली आई वॉज एबल टू गेट अ जॉब, एंड दिल्ली में एक कंपनी में आई स्टार्टेड वर्किंग। एज सून एज द वर्क बिगैन, everybody wants growth, everybody wants to go to the second step. Now my goal was to go to that second step जो मेरी लाइफ का हो। तो I started looking up for another job, I started looking for a next opportunity, and I got lucky कि मुझे मौका मिला माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज़ में अपीयर होने का। माइक्रोसॉफ्ट, जैसा वी नो इट, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉर्पोरेट। एक इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू नहीं, 6 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज। So finally I was able to crack those interviews, and I entered the world of Microsoft, where you don't have to worry about anything. Now as soon as I started working in Microsoft, जैसे ही मैं Microsoft में नौकरी करना शुरू किया, एक तरफ खुशी थी कि अब मैं Microsoft में हूँ, अब पूरी ज़िंदगी कोई टेंशन नहीं। मगर दूसरी तरफ मैं परेशान भी था, क्योंकि मैं देख रहा था कि आखिरकार इस ज़िंदगी का मकसद क्या है। और इसी मकसद को सोचते सोचते ख्याल वापस पहुंचा कश्मीर की ओर, कि मैं तो माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया, क्या बाकी कश्मीर के नौजवान भी माइक्रोसॉफ्ट पहुंच सकते हैं? क्योंकि मुझे याद है माइक्रोसॉफ्ट में जब मैं काम कर रहा था, और जब मैं घर जाता था, तो आई विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जो 5,000, 8,000, 10,000 की नौकरी में भी तरस रहे थे ढूंढने को। और ये ख्याल दिन ब दिन गहरा होता गया, और कहीं ना कहीं ये ख्याल भी आने लगा कि am I contributing to US economy, or am I contributing to Indian economy? So kahin na kahin a lot of thoughts came in, and after 4 months of journey in Microsoft, I finally thought this is it. I have मुझे कुछ और करना है ज़िंदगी में। जो माइक्रोसॉफ्ट मैं देख चुका हूँ, मुझे कुछ ऐसा करना है कि पूरा जम्मू कश्मीर उस माइक्रोसॉफ्ट या उससे भी आगे कुछ हासिल करे। और इसी ख्याल के साथ ये नौजवान, मैं महराज मलिक वापस आ गया अपने जम्मू एंड कश्मीर में। शुरुआत हुई कश्मीर के कुछ कॉलेजेस से, शुरुआत हुई कश्मीर के कुछ मदरसों से, शुरुआत हुई कश्मीर के कुछ गाँव से, जहाँ आई आइडेंटिफाइड दैट देयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वॉज वेरी लो, और मुझे नज़र आया यहाँ पे अपना पर्पस। मैंने लोगों से बातचीत करना शुरू किया, मैंने बच्चों को पार्ट टाइम लेवल पे पढ़ाना शुरू किया, और यहाँ पे मुझे सुकून मिलने लगा। यहाँ पर मुझे वो सुकून मिलने लगा जिसके बारे में शायद कोई सन्यासी ही सोच सकता था। आई रियली फेल्ट दिस इज़ द थिंग टू बी डन, कि आज कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, कुपवाड़ा से लेके साउथ कश्मीर, काजीगुंड तक, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव मेट मी, एंड आई हैव बीन लकी टू हैव मेट देम, जिनके ज़रिए हमने कश्मीर में एक छोटी सी चेंज की शुरुआत की है। इसमें कई बार आपका टकराव होता है एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट से, उन लोगों से जिन्होंने 30 साल पहले उस कुलगाम के स्कूल को जलाया था जहां महराज जैसे बच्चे पढ़ने जा रहे थे। और वो इस सफ़र को और ज़्यादा मुश्किल नहीं कहूँगा, एडवेंचरस बना देता है। बिकॉज दैट इज़ द टाइम व्हेन यू अंडरस्टैंड कि किस तरह पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ने यहाँ पर रिलीजियस नैरेटिव्स का इस्तेमाल करके लोगों को ज़िंदगी भर अंधेरे में रहने पर मजबूर किया है, किस तरह स्कूल जलाने जैसे पाप को जस्टिफाई करवाया। पाकिस्तान ने यहाँ पर बहुत ही शातिर तरीके से
एक थ्री प्रॉन्ग्ड, मेरे जिसको मैं कैटेगराइज करता हूँ, थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच किया, जिसमें रिलीजन को एज वेपन यूज़ किया गया, साइलेंस को एज वेपन यूज़ किया गया कि जब भी कोई सच्ची बात टेररिस्ट के खिलाफ कुछ बोलना चाहे उसको डायरेक्टली टारगेट किया जाता था। एक दिन किसी ने बोला तो अगले दिन उसको मार दिया जाता था। तीसरा, र्यूमर मॉन्गरिंग, जहाँ पर वो जानबूझकर कुछ ऐसा करते थे जिससे एक ऐसी अफ़वाह फैलाते थे जिससे कश्मीर के लोगों के दिलों में एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, और वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट एक नफ़रत के रूप में बन जाए, और शायद इसी के ज़रिए फिर वो बाद में स्टोन पेल्टिंग और टेररिज्म जैसे बिज़नेस को चलाते थे। तो ये जर्नी हमारी और भी एडवेंचरस हुई जब हमारी मुलाकात कई स्टोन पेल्टर्स से हुई, कई मिलिटेंट आउटफिट के लोगों से हुई जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेररिस्ट को सपोर्ट करते थे। तो इस मुलाकात ने हमारी आँखें खोली, इन स्टेप्स ने हमारी आँखें खोली, और उनसे इंटरैक्शन करने के बाद वी वर लकी कि वी गॉट देम ऑन टू द राइट ट्रैक। और जब वो राइट ट्रैक पर आए, आज भी वो लोग, अगर उनके बच्चे आज दिल्ली में हैं, अगर उनके बच्चे आज यहीं हैं और कोई जॉब कर रहे हैं या छोटा-सा बिज़नेस कर रहे हैं, उनके माँ-बाप आज भी हर रोज़ शुक्रिया अदा करते हैं कि आप नहीं होते तो शायद हमारा बच्चा ज़िंदा नहीं होता। तो कुछ ऐसा रोमांचक रहा है हमारा सफ़र, जिसमें हमने शुरुआत की छोटे से बच्चों को पढ़ाने से लेके एक्सट्रीमिस्ट लेवल के रैडिकल लोगों को उनके दिलों में नफ़रत भरी हुई नफ़रत को दूर करने में। तो इस तरह आपने देखा कि एक बच्चा जिसका खुद का स्कूल जलाया जा चुका था, आज वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को छोड़कर यहाँ वापस आया है और एक रोशनी जलाने की कोशिश की है। 1000 लोगों से अगर मैंने इंटरैक्शन की है, अगर उनमें से 10 लोग भी अपनी राह पा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी बचा लेते हैं, तो मैं समझूँगा कि आई हैव अचीव्ड माय पर्पस। और मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि होप इज़ अ गुड थिंग, जिसके ज़रिए कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, और शायद मैं वो उम्मीद की एक किरण बनकर आज कश्मीर में मौजूद हूँ।